हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? तो आप लोग की तैयारी को बढ़ाने के लिए यानी बोर्ड एग्जाम कैसे आ रहा है, नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जा रहा है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं धड़कनों को कम करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियो लेकर आए हैं। यानी इस वीडियो में या इस लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे? देखो, ये आपका जो लेक्चर है इसमें आपका देखिए क्या है, 25 VVI क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे में। यानी आपका 25 से ज्यादा ही क्वेश्चन है, हमने लिखा है 25 लेकिन 25 से ज्यादा क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और इससे आपका क्या होगा, पूरा रिवीजन होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से अंतिम तक का है। हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया गया जो महत्वपूर्ण है, जिनका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छे से कर सके। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो तो केंद्र पर विभव होगा। तो आपका एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन है, पहले इनको देख लेते हैं फिर हम आगे इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी करें। देखिए एकदम सिंपल है, आपको कहा गया है, आपको कहा है एक गोला है, क्या है, एक गोला, ठीक है। अब उसमें कहा है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आपकी है, देखिए इसकी त्रिज्या है आर। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितना है, इस गोले की त्रिज्या आपकी है आर, जिसका मान है आर मान दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसे इस प्रकार आयोजित किया गया कि इसकी, देखिए यहाँ पर कहा है इसके तल पर, तल मतलब होता है सतह पर, यानी यहाँ पर सतह पर इसका जो विभव मान है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है इसके केंद्र पर विभव मान क्या होगा। दूसरे के खोखला गोला है, देखिए यहाँ से आपको ये सूत्र पता है कि जो खोखला गोला, इस बात को आप याद रखिए, खोखला खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर जो विभव होता है, विभव सदैव बराबर, सदैव बराबर, बराबर मतलब एक समान भी आप लिख सकते हो, बराबर न लिख के आप एक समान लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक सदैव एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है, एक समान होता है। यानी याद रखो, अगर कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर विभव आप किसी बिंदु से, चाहे आप इस बिंदु देखो, इस बिंदु देखो, इस बिंदु देखो, इस बिंदु देखो, कहीं भी देखो, सभी जगह विभव मान एक समान होता है। और वो कितना होता है, उतना ही होता है जितना इसके सतह पर विभव होता है। यानी आपका केंद्र के अंदर, केंद्र पूछे, अंदर पूछे या सतह, सभी जगह विभव क्या होगा, बराबर। अगर गोली चालक है और साथ ही वो क्या है, खोखला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, एक 242 ओम प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर ओम नहीं लगाया, यहाँ पर इसका मात्रक होगा ओम, प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध। यानी क्या कर रहा है, देखिए एक तार है, इसकी लंबाई कुछ ना कुछ है, इसका आपको प्रतिरोध दिया है कितना, 242 ओम। अब कह रहा है इसे एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में, इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़, यानी अब इसकी भुजा जितना, अगर ये होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब देखिए आपको क्या दिया था, प्रतिरोध। तो आप एक बार याद रखो, देखो आपका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, ये आप जानते हैं कि प्रतिरोध आर होता है वो अनुपाती किसके, यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है। इसका मतलब इस जो लंबाई थी, एक निश्चित लंबाई की जो चालक था, इसको अगर हम 3 बराबर भागों में मोड़ दें, समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज मतलब इसको तीनों भुजा बराबर है, यानी इस प्रतिरोध का आपका जो 242 का प्रतिरोध था, इसके 3 भागों में बांट दीजिए। तो 3 भागों में बांटेंगे क्या हो जाएगा, देखिए आपका 242/3,
भाग दे देंगे और आपका कटेगा नहीं, यही होगा। यानी देखिए इस भुजा का भी उतना प्रतिरोध होगा, इस भुजा का भी उतना होगा, इस भुजा का भी। तीनों का प्रतिरोध उतना ही होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं भी दो किनारों के बीच, तो अगर दो किनारों के बीच आपको प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ठीक है, कैसे निकलेगा ये। जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया बिंदु ए, ये बी और ये सी, तो आपको ए बी के बीच निकालना है। किसके बीच निकालना है? ए बी। तो ए बी बीच निकालना है तो देखो सिंपल सा होता है, आप ए से बी तक कितने रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए। देखिए ए से आप या तो ए से सी जाओ फिर भी आओ, एक रास्ता ये हो गया, एक डायरेक्ट आप ऐसे, इन दो रास्ते हैं। यानी देखो ये वाला आपका जो है ए सी तथा आपका बी सी, ये दोनों श्रेणी क्रम, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यानी इसका प्रतिरोध, चलिए ये आर होगा, ये भी आर है, और ये भी प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध क्या है? आर। तो ये दोनों आपको किसमें जुड़ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो ए सी तथा ए बी श्रेणी क्रम में, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए यहां से अगर हम निकालेंगे आर या फिर आर इक्वलेंट, आर का मतलब आर, तो इस श्रेणी क्रम में क्या जुड़ जाएगा? आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा आपका? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। अब इसी प्रकार अगर आप देखो ये आपका क्या है? ए से बी। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम। तो अब अगर आप निकालोगे आर कुल, निकालोगे आर टोटल, आर टी मतलब आर टोटल, तो ये समांतर क्रम में प्रतिरोध होगा, क्या होगा? 1/R1, 1/R1 मान लीजिए आर है, जबकि 1/R2, 1/R2 मान क्या है? 2r। कितना है? 2r। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इन दोनों का अगर लस करेंगे कितना आएगा? 2r ही आएगा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? r से भाग यानी यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा +1, जब क्या हो जाएगा? 3/2r। क्या हो जाएगा? 3/2r। अब यहाँ से अगर हम r टोटल निकालेंगे, देखिए ये 1/R बना है, अगर r टोटल निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 2r/3। कितना जाएगा? 2r/3। ये आपका गया r टोटल। अब देखो आपने r को रख के हल कर दिया, अब लास्ट में आप r का मान लिख दीजिए। देखिए आपको पूरा प्रतिरोध कितना दिया था? 242 ओम। इसको 3 भागों में बांटा गया तो क्या आ गया था? 242/3। तो यहाँ पर r का अगर मान रख देंगे तो आप देखिए r टोटल मान कितना आएगा? r टोटल मान कितना आ जाएगा? यहाँ 2/3 पहले से है, इंटू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 242/, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा, 2 गुणा कर दे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 484 ये आ गया आपका 9। कितना है? 484/9। अब इसको आप देखिए भाग दीजिए, कटेगा कटेगा। देखिए 9 बचे 45, 3 4, यानी आपका कटेगा नहीं। तो आपका ये आंसर इतना ही ओम होगा। ऑप्शन देखिए मैच करिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। यानी इसमें ऑप्शन आपको देखिए जो दिया है ये ऑप्शन कोई मैच नहीं करा। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसलिए दिक्कत आ गई है, मैच नहीं किया क्योंकि इसका मान थोड़ा सा अजीब दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 3 से कट नहीं रहा था, अगर 3 से कट गया होता तो आसानी से आ जाता। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका यही होगा, यही आंसर सही। ठीक है, घबराने नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसमें आपको आंसर मैच करेगा, किसका मैच नहीं कर रहा है। चलिए ये टाइपिस्ट की गलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल दिया है। देखिए क्या है? हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है? किसका? क्या पूछा आपको? हेनरी प्रति मीटर, ये किसका मात्रक? किसका मात्रक है? तो देखो अब आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखो पहला क्या दिया है? विद्युतशीलता, नहीं विद्युतशीलता का मात्रा आपका क्या होता है? देखिए विद्युतशीलता मात्रा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पराविद्युतांक, पराविद्युतांक देखिए मात्रकहीन राशि होती है। क्या होता है? मात्रकहीन राशि, इसमें कोई मात्रक नहीं। और स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मात्रक ही हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व मात्रक क्या होता है? हेनरी। यानी अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा, होगी क्या? चुंबकशीलता। तो याद रखो आपका जो हेनरी प्रति मीटर होता है किसका मतलब होता है? चुंबकशीलता। यानी आपका ऑप्शन ये सही है, बी। बी आपका ऑप्शन करेक्ट। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? एक नाभिक के विखंडन में 3.2 गुणे 10 घाते ये -11 लिखा है। देखिए ये आपका 10 घाते -11 लिखा है। 10 घाते -11 जूल ऊर्जा निकलती है। तो एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? करा एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, उसमें आपका प्रति, देखिए अभिक्रिया में क्या होता है? प्रति सेकंड आपको कितना निकल रहा है? प्रति सेकंड आपका जो ऊर्जा निकल रही है कितना निकल रही है?
3.2 गुणे 10 घाते -11 जूल। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड आवश्यकता होगी कि कितने नाभिक टूटे। ये देखिए आपका एक नाभिक है, ये प्रति नाभिक है, एक प्रति सेकंड है, प्रति नाभिक। ये आपका क्या है, प्रति नाभिक ऊर्जा। प्रति नाभिक ऊर्जा इतना है। तो अब ये बताओ, अच्छा 1 किलोवाट बिजली घर है तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा चाहिए। तो सिंपल आपको देखो क्या दिया है, यहाँ पर पी के मान दिया है, पी यानी शक्ति के मान दिया है, कितना दिया है 16 किलोवाट, या 16 किलोवाट आप लिख सकते हो 16 गुणे 10 घाते 3 वाट, इतनी ऊर्जा चाहिए आपको। और आपका यहाँ पर कितनी ऊर्जा निकला है, एक नाभिक से 302 10 माइनस 11। अब जैसे पूछा है प्रति सेकंड, तो देखो आपका जो शक्ति होता है W अपान टी होता है, शक्ति क्या होता है W अपान टी, और आपको यहाँ पर प्रति सेकंड ही निकालना है। यानी अगर टी के मान आप 1 रख देंगे तो देखिए W अपान 1 से आपका जो P है वो बराबर आ जाएगा W, यानी टी के मान 1 रखने पर, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, लेकिन हमसे पूछा है प्रति सेकंड। क्या पूछा है, प्रति सेकंड। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए सिंपल आपको यहाँ पर मान दिया है, किसका, शक्ति का मान दिया है। तो अगर एक से नाभिक से कितना ऊर्जा निकला, वो टोटल ऊर्जा कितना निकलेगी। तो आपको अगर किसको पूछा, नाभिकों की संख्या, तो आप क्या लिख सकते हो, प्रति सेकंड नाभिक की जो संख्या होगी, नाभिक की संख्या क्या करेंगे, देखिए आपके पास टोटल ऊर्जा पता है, अगर उसमें आप एक नाभिक की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो कुल ऊर्जा का मान में एक नाभिक की ऊर्जा से अगर भाग दे देंगे तब नाभिकों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ से अगर संख्या अगर निकालना चाहते हैं, ये आपको मान लीजिए n है, तो अगर n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर कुल आपको कितना दिया है 16 गुणे 10 घाते 3 अपान निकल कितना रहा है 3.2 गुणे 10 घाते -11, इतना निकल रहा है। अब इससे आप भाग दीजिए, देखिए यहाँ पर आपको इस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। और देखिए ये आपका 32 से क्या 160 हो गया, तो 32 का 32, 32 पंचे 160, तो आपका n मान कितना आ गया, देखिए 5 गुणे यानी 32 पंचे 160 हो गया। अब देखिए 10 घाते -11 नीचे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 10 घाते कितना हो जाएगा +11, और यहाँ 10 घाते 3 पहले से, तो आपस में क्या हो जाएगा क्या 10 घाते 3 गुणे 10 घाते +11। अब देखिए इन दोनों का आधा बराबर तो भाग जुड़ जाएगा, तो आपका n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 5 गुणे 10 घाते 11 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, यानी इतना प्रति सेकंड अगर नाभिक टूटेंगे तो उसमें बिजली घर की जो 16 किलोवाट का है उसमें उतना ऊर्जा निकले। यही आपका सिंपल सा सवाल, आपको मान दिया था, बस थोड़ा सा समझना था किसका मान दिया किसका। तो आप समझ कर लीजिए 5 गुणे 10 घाते 14, देखिए आपका यहाँ पर ये 5 गुणे 10 घाते 14 है, ये आपका इस तरीके से लिखा है, देखिए लिखा है 5 गुणे 10 घाते 14, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, अगला क्वेश्चन का है भी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यनियम आवेश ई है एक लक्ष्य से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या हो। तो देखिए किसी जब विभव से इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा क्या जाती है, गति ऊर्जा। ये गति ऊर्जा कितना हो, तो देखो आप ये जानते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर भी वोल्ट से त्वरित किया जाए या किसी आवेश को भी वोल्ट से त्वरित किया जाए, भी वोल्ट से क्या किया जाए त्वरित किया जाए, तो होगा क्या, देखिए भी वोल्ट से त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है के ई वो होता है v इंटू क्यू, किसकी बराबर होती है v इंटू क्यू के। तो अब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा गति ऊर्जा। अब आप जानते हो गति ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। इसके बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव आपको दिया है कितना v, तो v को v लिखेंगे, और क्यू देखिए आपका आवेश है, यहाँ पे चार पर आवेश कितना दिया e, और चार पर आवेश e होता है, तो भी ई लिखे है ई भी लिखे, दोनों सही। आप चलिए जैसे आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ई भी लिखा है इसलिए हम उसको पहले ई को पहले यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा ई। तो यहाँ सबसे पूछा क्या है अधिकतम चाल यानी भी का मान पूछा है, तो आप क्या कीजिए यहाँ से भी का मान निकाल सकते हैं, 2 को 5 कर दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर 2 ई भी। अब एम को 50 करते हैं क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2 ई भी अपान एम, क्यों एम यहाँ पे गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा भाग में,
अब देखिए v स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 2EV अपॉन एन, टोटल आपका क्या होगा अंडर रूट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी ये करेक्ट होगा, जो क्या है अंडर रूट 2E अपॉन एम। तो ये आपका ऑप्शन था, ये ऑप्शन में क्वेश्चन लगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसमें आपको देखिए एमसीक्यू खत्म हो गया, अब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या कर रहा है, एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पूछ क्या रहा है, विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। देखिए कहा चुंबकीय फ्लक्स संबंध 0 से यानी आपको टी का मान दिया, टी का मान दिया है डेल्टा टी का मान दिया है आपको 0.1 सेकेंड, कितना दिया है 0.1 सेकेंड। फिर आपको कहा है कि वेबर 1 से 0.1 वेबर कर दिया जाए, यानी फ्लक्स का मान आपको दिया वो भी डेल्टा फाई। देखिए आपको फ्लक्स का मान क्या है, φ1 का मान आपको दिया है 1, जबकि आपको φ2 का मान कितना दिया है 0.1 वेबर, इतना आपको फ्लक्स मान दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान बता। तो आप बताओ ई बराबर सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही होता है। तो यहाँ पर आप मान रख देंगे तो आपका आंसर है। देखिए ई बराबर निकालेंगे क्या होगा माइनस डेल्टा फाई क्या होता है φ2 माइनस φ1, डेल्टा फाई मतलब क्या होता है φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए क्या आएगा, उठाकर आप मान लीजिए सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए इसको, देखिए आप क्या आएगा माइनस φ2 मान कितना है, φ2 मान है आपका 0.1 माइनस यहाँ पर एक φ1 मान कितना है 1 बटे आपका टी मान कितना दिया 0.1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 में से 1 घटेगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर माइनस पहले से क्या हो जाएगा माइनस 0.9 अपान ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का माइनस मुड़ा होगा प्लस हो जाएगा, तो आपका जो ई का मान आएगा, किसका मान आएगा ई का, ई बराबर आपका आ जाएगा 0.9 बटे 0, अच्छा इसका मान सेकंड मान दिया 0.1 दिया, तो ये आपका होगा 0.1, यहाँ हम क्या लिखेंगे 0.1। तो देखिए दशमलव हट जाएगा तो आपका ई का मान क्या आ जाएगा 9 वोल्ट। तो ये आपका हो गया ई का, यानी इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होगा कितना होगा 9 वोल्ट। तो एकदम सिंपल सवाल था, आपको मान दिया था उठाकर सूत्र रख देना था, आंसर आ जाए। ये सिंपल सा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल दो क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करा, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है। लाल दृष्टिगोचर दिखाई दे कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये आपका देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसके आने चांसेस है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको 1-2 नंबर में। तो इसको कैसे आप करेंगे, देखिए एकदम सिंपल है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये आपका देखिए दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण क्यों, देखो आपका जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसमें सातों रंग के प्रकाश किरण होते हैं, तो उसमें जो सब लाल रंग का होता है, कौन सा लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश, जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अच्छा इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, उल्टा इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है सबसे ज्यादा, इसलिए आपका ये क्या होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। अब इसकी तरंग सबसे ज्यादा होने के कारण इसका अपवर्तन बहुत कम होता है, इसका अपवर्तन क्या होता है बहुत कम होता है। तो अपवर्तन कम होने के कारण ये सीधे हमारे आंख तक पहुंचते हैं, जबकि अन्य प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से वो हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखते हैं। तो सिंपल सबका अपवर्तन का सूत्र था, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है। तो देखिए सिंपल है, अगर यहाँ पर कोई धातु की पृष्ठ है, देखिए यहाँ पर क्या है एक धातु की पृष्ठ है, अब इस धातु की पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश किरण आए, इस धातु की पृष्ठ पर क्या हो कोई प्रकाश किरण आए
ठीक है, कोई प्रकाश किरण आए तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर आती है तो यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब एक बात आप यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली देखिए, ये जो प्रकाश होता है यहाँ फोटान होते हैं, इन फोटानों के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है, निश्चित ऊर्जा। तो किसी भी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, याद रखोगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, मतलब कम से कम ऊर्जा, इससे कम होगा तो नहीं निकलेगा, न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्यफलन। कार्यफलन को क्या है, ऊर्जा। तो याद रखो कार्यफलन क्या होता है, धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, कार्यफलन। और इसको किससे दर्शाते हैं, कार्यफलन को दर्शाते हैं आपका फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से, इससे डब्ल्यू। याद रखो कार्यफलन क्या होता है, ये प्रकार की ऊर्जा है, ये भी आप बोल सकते हो कार्यफलन क्या है, प्रकार की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। तो याद रखो धातु की किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को सड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसी बोलते हैं क्या, कार्यफलन। इस बात को आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवलांस भंजन से आप क्या समझते हैं, कि एवलांस भंजन होता है क्या। तो एवलांस भंजन क्या होता है, तो देखो आपने क्या पढ़ा था, पीएन संधि। क्या पढ़े थे आप, पीएन संधि। तो जब आप पीएन संधि पढ़े थे तो इसमें आपने क्या देखा था, दो चीजें देखे था कि पीएन संधि में दो प्रकार से कार्य करता है, एक होता है अग्रदिशिक और एक होता है पश्च दिशिक। क्या होता है, पश्च दिशिक। एक होता है अग्रदिशिक और एक क्या होता है, पश्च दिशिक। तो अग्रदिशिक और पश्च दिशिक, तो देखिए अग्रदिशिक क्या होता है, अग्रदिशिक में संधि से धारा जाती है, इसमें धारा बहती है, धारा बहती है, जबकि पश्च दिशिक में धारा नहीं बहती, इसमें धारा नहीं बहती। अब इसमें जब धारा नहीं बहती तो इसी को अब देखिए थोड़ा सा आगे, एवलांस भंजन होता है जब पीएन संधि पश्च दिशिक हो तो उसमें कोई भी धारा नहीं बहती। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, पीएन संधि बना रहे हैं, ये आपका हो गया पीएन संधि। अब इसमें आपका देखिए ये आपका पी टाइप हो गया और ये आपका एन टाइप हो गया, ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप। देखिए पी टाइप में आपके क्या होते हैं, पी टाइप में आपके पोटर होते हैं अधिक बहुसंख्यक, और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत। लेकिन इन्हीं में देखिए कुछ अल्पसंख्यक क्या होते हैं, देखिए इसी में अल्पसंख्यक आपके होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और इसमें अल्पसंख्यक आपके होते हैं क्या, कोटर, ये होते हैं। अब देखिए जब पीएन संधि आपका पश्च अभिनक्त है, पश्च दिशिक, पश्च दिशिक में होता है क्या, जब आप पी को जोड़ दो किससे, माइनस से, और एन को जोड़ दो किससे, प्लस, तो आपका होता है पश्च दिशिक, और पश्च दिशिक में कोई धारा नहीं जाती। अगर आप देखिए माइनस और प्लस जोड़े हैं, ये माइनस और प्लस जोड़े हैं, अगर यहाँ पर जो विभव है भी, विभव भी जो है उसका मान आप बहुत ज्यादा बढ़ा, विभव में क्या करो बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो होता क्या है, यहाँ पर जो ये अल्पसंख्यक है, इसमें आपको जो अल्पसंख्यक पोटर है और उसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इनके कारण धारा बहने लगती है। कब, जब आप विभव में बहुत ज्यादा बढ़ा, देखो जब आप क्या करो, विभव का मान
बहुत ज्यादा कर दो, क्या कर दो, बहुत ज्यादा कर दो, तो क्या होता है, विभवान जब बहुत ज्यादा कर देते हो तो अल्पसंख्यकों के कारण, किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या होती है, धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है, बहने लगती है, और इसी को बोलते हैं क्या, एवलांच बन। यानी जब आप विभवान बहुत ज्यादा कर दो, बाह्य परिपथ पश्चिदिक होता है आपका पीएसएम, क्या होता है, पश्चिदिक, और बाह्य परिपथ का विभव बहुत ज्यादा कर देते हो तो उसमें अल्पसंख्यकों के कारण धारा बहने लगती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, एवलांच भंजन। तो आपको समझ आ गया एवलांच भंजन क्या होता है, एकदम छोटा टॉपिक था, इसको आप बस एक चीज याद रखो, विभव को मान बढ़ा देने से क्या होता है, पश्चिदिक में धारा बहने लगती है, और इसे बोलते हैं एवलांच भंजन। यानी पीएन संधि क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, पीएन संधि क्या होता है, टूटने लगता है, तो उसका भंजन होने लगता है, तो इसको खोज किया था एवेलांस का वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम रखा गया एवेलांस भंजन। समझ आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये आपको तो याद होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, जो बच्चे पढ़े हैं डेफिनेटली वो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, तो निकालने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा पूछा क्या, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड देखिए यहाँ पर आपको आवेश का क्यू मान कितना दिया है, एक कूलाम। अब से पूछ किसका मान रहा है, एन का मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन मान पूछ रहा है, और आपको पता है ई पर आवेश होता है A/6 × 10⁻−19 कूलाम, इतना होता है। अब क्यू बराबर, आप सूत्र देखोगे तो देखो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन, क्यू बराबर क्या होता है, या नहीं, अगर इसी सूत्र में आप क्या करें, मान रख दें तो यहाँ से आपका एन का मान निकाल सकते हैं, तो अगर एन का मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, एन का मान होगा आपका क्यू अपान, एन वन क्या होगा, क्यू अपान, तो इस सूत्र में आपका मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाए, तो चलो निकाल लो। आपको क्यू का मान देखिए कितना दिया है, क्यू का मान दिया है 1 कूलम, बटे आपका ई का मान कितना दिया है, ई का मान होता है आपका 1.6 इंटू 10⁹। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10⁻−19 है, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा +19, यानी यहाँ पर जाएगा 1 इंटू 10⁻19 बटे A/6, इतना हो जाएगा। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, n बराबर, देखो यहाँ पर 1 बटे A/6 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10/16 × 10 खाते क्या लिख सकते हैं, 19। अब 16 से 10 में भाग दे दो, 16 से 10 में भाग दोगे कितना है आपका, देखिए 16 जब 10 में भाग देंगे तो 16 पर 0 पढ़ेंगे, फिर 10 में लगाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा 100। अब 16 छक्का 96, तो कितना बचा 4, 4 में तो 10 में लगा 40 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 16 पंचे 80 × 10⁻19 इतना है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे आप कोटि मान लिखेंगे ना, देखिए दशमलव को एक अंक इस तरफ कर दीजिए, एक अंक का करने से एक हाथ कम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एक कूलम आवेश में आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बात का बयान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, आपको बहुविकल्पी कोई पूछ सकता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इस संख्या को डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आप पढ़ते हो, जब डिटेल में हम पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर भी अगर नहीं आता तो आप ये भी जानते रहो कि इसको कैसे निकालें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का गणना कीजिए। ऊर्जा का सिर्फ सूत्र लिखना है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ सूत्र। तो ये सूत्र क्या होता है, इसको आपको समझना है। देखिए आपका सूत्र क्या होता है, तो कहा हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा, देखिए किसी भी तत्व का अगर आप 9वीं कक्षा में सूत्र निकालते हो तो उसका सूत्र होता है E बराबर -13.6 इंटू n² / z² इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्या होता है, किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा की अगर ऊर्जा निकालना तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु, देखिए आपके हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो आप ये बताओ हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपका जो जेड का मान होगा कितना होगा, 1 हो, तो जेड के स्थान क्या रख दो, 1 रख दो, तो आपका ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कितना जाएगा -1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका इनटू n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर -1306, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इनटू है n स्क्वायर अपॉन जेड का मान कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आपका आ जाएगा देखिए -13.6 n स्क्वायर। क्या हो जाएगा -13.6 n स्क्वायर। और इसका मान 1 हो जाएगा, लिखा है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखो कि आपका जो हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा ऊर्जा होता है कितना होता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सिंपल था क्या हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा का ऊर्जा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दिया है आपको, वैसे इसमें कुछ माने नहीं दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो एकदम सिंपल, अपने क्वेश्चन पढ़वा रहा है, देखो सब कुछ बोल रहा है, उसकी भाषा को समझो आप, एकदम सरल भाषा में बोल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, एक प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ए। अच्छा तो प्रिज्म कोण क्या होता है, आपको जो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण उसको दर्शाते हो आप ए से, और ए का मान दिया है कितना ए, नहीं दिया आप मान लो ए दिया, नहीं दिया तो क्या मान लो ए दिया, नहीं दिया तो आपको सिंपल समझ लो प्रिज्म कोण क्या होता है ए, तो चलो ए हो गया। फिर क्या इसका न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण किसे दर्शाते हो डेल एम, और डेल एम को मान नहीं दिया तो उसको मैं डेल एम मान ये। अब देखो आपको एक शर्त कहा है कि कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर, यानी ए बराबर है डेल एम, किसके बराबर है डेल एम। तो आपसे पूछा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा आपका प्रिज्म का सूत्र होता है, क्या होता है, ठीक है, एन बराबर आपका होता है साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 अपान साइन ए बाई, ये होता है किसका मान, प्रिज्म का सूत्र का। अब यहाँ से अगर उसको सॉल्व करेंगे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा n बराबर, ये आपका होगा साइन, अच्छा देखो ए डेल एम के बराबर है, डेल एम के साथ ए रख सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ए बटा 2 अपान साइन ए बाई, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए होगा क्या, ए जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, और देखो यहाँ से आएगा क्या आपका साइन 2a अपान 2 बटे साइन ए बाई। अब यहाँ देखो आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या आपका जो n का मान है वो आ गया साइन ए बाई, साइन ए बाई 2। अब इसको सॉल्व कैसे करो, देखिए यहाँ जो लिखे हैं आप हम लिख दे रहे हैं ऊपर। देखिए आपका थोड़ा सा एक सूत्र है, आपका जो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है ये होता है 2 साइन ए कास, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका बना क्या है, यहाँ आपका बना है n बराबर साइन ए बटे साइन ए बाई 2। अब देखो यहाँ पर ए है, ये बटा 2, यानी या इस कोण के दुगुना बोल सकते हो या इस कोण के ये क्या है आधा है। तो ये बताओ अगर इसको a बाई 2 करोगे तो a बाई 2 अगर कोण मान लो तो ये आपका क्या होगा 2 थीटा बराबर होगा। अगर 2 थीटा बराबर तो इसको सूत्र में खोल दोगे साइन 2 थीटा के, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कास ए, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में अगर आप खोल दोगे तो देखो आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, ये सूत्र में खोल सकते हो। और इस पूरे के बटे क्या है आपका साइन ए बाई 2। देखो यहाँ साइन ए था, अगर आप साइन ए बाई 2 में 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। तो इसलिए ए को हम ए बाई 2 का क्या माने 2 थीटा माने, तो इसलिए यहाँ पर साइन ए को 2 थीटा के सूत्र में खोल दिए। समझ आ गया, चलिए अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ से देखिए आपका साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कट जाएगा, तो आपका जो n का मान आएगा कितना आएगा 2 कास ए बाई 2, ये आपका किसका मान होगा n का, किसका मान होगा n का, ठीक है। देखिए ये आपका सवाल दो तरीके से यहाँ से हम लोग किए हैं,
ये आपका है लॉन्ग टर्म में। अगर ये सवाल आपका कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, तो आप इस सवाल को ऐसे करो। अगर 5 नंबर का हुआ तो आप इस सवाल को इस तरीके से करो। और यहीं पर अगर आपका मान लो 1 या 2 नंबर में आ रहा है तो आप इसको कैसे करोगे? अगर 1 या 2 नंबर आपका आ रहा है तो आप इसको कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए एक सरल एकदम साधारण भाषा में उसको बोल सकते हो, कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पर देख लो, फिर खाली स्थान नहीं था। देखो आपको क्या दिया था, ए बराबर था डेल यम। तो आप ये बताओ न्यूनतम विचलन कोण प्लीज में जब बहुत पतला होता है तो वहां पर आप एक सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े हो, डेल यम बराबर डेल यम बराबर ए कोष्टक में n माइनस वन, ये सूत्र पढ़े हो। अब यहाँ से अगर देखोगे तो आपका डेल एम एक बराबर है, इसलिए कट जाएगा, तो आएगा क्या, ये आपका आ जाएगा एक बराबर n माइनस वन। तो ए वन क्वेश्चन पछाने का तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो ये क्या हो जाएगा आपका n बराबर आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब प्रिज्म बहुत पतला होता है तब के लिए ये सूत्र लगाओगे आप। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें देखिए अगर आपसे यहाँ पर देखिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछा, तो यहाँ पर देखिए डिफाइन नहीं तो पूछा गया। अगर आपको काश के पदों में निकालेंगे तो ये आएगा, और अगर आपको सिर्फ मान निकालना है तो आपका मान ये आएगा। ठीक, तो दोनों सही है, गलत नहीं। देखो दोनों सही है, अब दोनों तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका इसलिए हम बताया, देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर ये है, उस क्वेश्चन का आंसर ये। तब फिर आप बोलोगे सर आप इसको क्यों बता दिए, ये एक्स्ट्रा बता दिया, आप गलत बता दिए। तो देखो ये गलत नहीं, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। अगर आपको कह दे किसका मान आप काश के पदों में निकालो, किसके पदों में निकालो, काश के पदों में निकालो, या फिर कभी कभी देखिए इसी क्वेश्चन में कहता है कि तो इस पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ पे देखिए ज्ञात करके नहीं लिखेगा, कहेगा इस पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ कहेगा अपवर्तनांक टू काश ए बाई टू सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या कहेगा, सिद्ध कीजिए। अगर आपसे कह दे कि इसका अपवर्तनांक टू काश ए बाई टू सिद्ध कीजिए, तब आप क्या करोगे, तो ये आपका कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन होगा या तो 3 नंबर में, तो उस टाइम आपको ये पूरा लगाना होगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना होगा और आपका रिजल्ट ये है। तो दोनों चीज आप जानते रहो और अच्छे से समझते रहो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना, तो अपवर्तन कोण का मान के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर कह दिया ना अपवर्तन कोण के मान के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए कहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n माध्यम में जाता है, यदि आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण आपका होता है आई, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अपवर्तन कोण का मान के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ सिंपल आपको पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर एक माध्यम, ये आपका वायु, ये क्या है आपका निर्वात, निर्वात क्या है ना, ये आपका है निर्वात, और ये आपका क्या है यन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपका देखिए जब कोई प्रकाश किरण आती है तो यहाँ पर आपका ये क्या है, देखिए ये आपका है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब। तो इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधा, लेकिन जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो वो कुछ ना कुछ अभिलंब को झुक जाता है। तो अभिलंब को जब झुक जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये अभिलंब की ओर झुक गया। तब यहाँ पर देखिए जो कोण आपका ये है कोण, ये आपका है आई, और ये वाला कोण आपका है आर। तो आपको कह रहा है कि जो अपवर्तन कोण का 2 गुना, आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी आपका आई 2 गुना है आर, आई कितना है 2 गुना है आर के, तो कहा है तो अपवर्तन कोण का मान के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको किसको व्यक्त करने के लिए कह रहा है, आपको यहाँ पर अपवर्तनांक n को क्या कर रहा है व्यक्त करने के लिए कह रहा है, किसके अपवर्तन कोण के मान के पदों।
तो अब यहाँ पर इस प्रकार कर रहा है, तो आप बताओ स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम, तो देखिए स्नेल का नियम क्या था? साइन आई बटे साइन आर बराबर या, ये नियम था। तो इस नियम से अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या आपका, साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर होगा किसके? एन के। अब यहाँ पे देखो आपका जो आई का मान है, आई के साथ क्या सकते हो? 2r। तो अगर आई के साथ 2 रखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा साइन 2r बटे साइन आर बराबर, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपको फिर से वही बना जो पिछले, अभी आपको हमने पीछे बताया था। देखिए यहाँ पर क्या किए थे, साइन 2 थीटा सूत्र क्या था? 2 साइन ए कास ए। तो इसी सूत्र को आपको यहाँ रखना होगा। तो यहाँ पर आपका आएगा क्या? देखिए इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो इस सूत्र में देखिए बनेगा क्या, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 2 साइन आर इंटू कास आर बटे साइन आर, ये होगा 2 साइन आर कास आर बटे साइन आर। तो देखिए साइन आर से साइन आर क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका n का मान क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 2 कास आर। अब ये बताओ ये जो मान है आपका अपूर्णांक का मान, n का मान है, वो किसके पदों में है? r के पदों। r क्या है? अपवर्तन को। तो देखिए यही कहा था, अपवर्तन कोण के मान के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो अपवर्तन कोण के मान के पदों में हो गया ही नहीं, आइए अब क्या होगा, खत्म हो गया ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। तो आपको ये अगर करना आ रहा है तो इसमें देखिए बहुत सरल होता है, ना आपको कैलकुलेशन करना है, ना ही पूरा भाग किसी करना है, बस सिंपल सा मान उठा के रख देना है, आपको थोड़ा सॉल्व करते हुए आगे पहुंच जाना है, आपका आंसर आ जाए। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इसमें आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बस आपको देखना है किस प्रकार से होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर सिद्धांत समझो। ट्रांसफार्मर का पहले आप सिद्धांत बताओ, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। फिर कहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः इतना इतना है। तो कुंडली की सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 हो तो प्राथमिक कुंडली में द्वारा ली गई धारा का मान क्या होगा। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखिए पूछा गया इसमें सिद्धांत, तो अगर इसका सिद्धांत आपको लिखना हो तो बताओ सिद्धांत क्या होगा। देखिए इसका सिद्धांत एकदम छोटा सा, क्या कि जो आपका ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है कौन? ट्रांसफार्मर। फिर आपको देखिए यहाँ पे एक मान कुछ दिया है, कहा एक आदर्श, हाँ इसमें बात यार कि आपको आदर्श बोला है, आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः, देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी एन पी, एन पी में कितना दिया है 11, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है यानी एन, यस का मान दिया है कितना 110। तो कह रहा प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यानी भी प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली में कितना वोल्टेज जुड़ा है 220 वोल्ट, यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध, देखिए यहाँ कहा प्रतिरोध यानी ये 220 ओम है, प्रतिरोध आपका कितना है 220 ओम, ये आपका ओम होगा 220 ओम, यानी आपका आर सेकेंडरी मान दिया, किसका मान दिया है देखिए यहाँ आपको आर सेकेंडरी का मान दिया है, किसका मान दिया है आर सेकेंडरी का मान दिया है कितना 220 ओम। तो कह रहा है प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बता। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास देखिए क्या तरीका है, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच क्या होता है एक संबंध, संबंध क्या होता है, अगर आपको पता है क्या भी सेकेंडरी अपन भी प्राइमरी ये बराबर होता है एन सेकेंडरी अपन एन,
प्राइम। ठीक है, दूसरा अब देखिए ये भी पता है। अब अगर आदर्श ट्रांसफार्मर, कैसे ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, तो याद रखो आदर्श ट्रांसफार्मर का जो होता है शक्ति, क्या शक्ति, यानी ये आपका शक्ति जो होता है वो P प्राइमरी बराबर होता है P सेकेंडरी, यानी जितना शक्ति आपका प्राथमिक कुंडली में होता है उतना ही शक्ति द्वितीयक कुंडली में होता है। ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बात, किसके, आदर्श ट्रांसफार्मर। तो अगर आदर्श ट्रांसफार्मर तो P प्राइमरी P सेकेंडरी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर P प्राइमरी P सेकेंडरी बराबर होता है, बताओ P का सूत्र क्या होता है। देखिए शक्ति जो होता है P बराबर होता है VI, शक्ति बराबर होता है P बराबर VI। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी बराबर होगा V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी, ये इसके बराबर होगा, किसके लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से अगर आप मान निकालना चाहो, देखो आपको किसका मान निकालना है, आपको पूछा है धारा का मान, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, प्राथमिक कुंडली में किसका मान पूछ रहा है, धारा का मान। तो अगर आपको धारा का मान निकालना है तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्राइमरी का दिया है ना सेकेंडरी, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पर n का मान दिया है, किसका मान दिया है, n का। तो अगर n का मान दिया तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखिए क्या निकाल सकते हो आप, देखिए इस सूत्र को फॉलो करोगे तो n सेकेंडरी आपको V सेकेंडरी आपको नहीं पता तो V सेकेंडरी मान निकालने के लिए क्या सकते हो, V सेकेंडरी अपान V प्राइमरी मान आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट, कितना दिया है, 220 वोल्ट बराबर, देखिए n सेकेंडरी मान आपको दिया है 110 बटा n प्राइमरी मान कितना दिया है, 1100। तो देखिए इससे कट जाएगा कितने में, 10 बार। अभी 220 उधर पछाना कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 220 बटा 10, सिर्फ एक ही है, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 वोल्ट। यानी आपका जो V सेकेंडरी है, देखिए यहाँ पर आया गया आपका V सेकेंडरी आया है 22 वोल्ट। तो प्राथमिक और सेकेंडरी का मान पता हो। अब आपको यहाँ पर नहीं पता है क्या, IP, और यहाँ पर देखिए IP का मान आपको निकालना है और IS का सेकेंडरी का मान भी नहीं। देखो शक्ति का एक और सूत्र होता है, आप जानते हो क्या, V स्क्वायर बटा R, क्या होता है, V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से अगर आप I को बदल घटा कर सकते हो, V सेकेंडरी देखिए ये रहा, यहाँ सब क्या लिख सकते हो, V सेकेंडरी, देखिए ये V सेकेंडरी, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अब इसको देखो हल करोगे तो आपको क्या है, V प्राइमरी I प्राइमरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V सेकेंडरी के स्क्वायर अपान R। इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो, I प्राइमरी का मान निकाल सकते हो। तो I प्राइमरी का मान निकालना, तो अब देखो V प्राइमरी को इधर पछाना कर दो, अगर V प्राइमरी को इधर पछाना कर दो तो क्या आपका सूत्र बनेगा, ये यहाँ पर देखो, अगर I देखिए यहाँ पर है क्या, एक बार देखो, देखिए V प्राइमरी I प्राइमरी V सेकेंडरी बटे R स्क्वायर, यानी V प्राइमरी I प्राइमरी बराबर V सेकेंडरी स्क्वायर बटा R। अब R आपको दिया था, देखिए R ये सेकेंडरी का ही होगा क्योंकि प्रतिरोध आपको दिया, धारा का मान नहीं दिया। तो यहाँ से अगर आप I प्राइमरी का मान निकालोगे, I प्राइमरी बराबर क्या हो जाएगा, देखो V सेकेंडरी के स्क्वायर बटे R सेकेंडरी के स्क्वायर, और यही पर आपको हो जाएगा V प्राइमरी, यहाँ इंटू कर जाएगा बट हो जाएगा। अब इस सूत्र में अगर मान रखोगे तो I प्राइमरी का मान निकल जाएगा। देखो V सेकेंडरी मान कितना निकाले हो, V सेकेंडरी मान निकाले हो 22 वोल्ट, कितना निकाले हो 22 वोल्ट। तो यहाँ आप लिखोगे 22 का स्क्वायर बटे R सेकेंडरी आपको कितना है, देखो R सेकेंडरी का मान आपको दिया है 220 ओम, कितना दिया है 220 ओम, तो यहाँ लिखोगे 220 इंटू V प्राइमरी। अब V प्राइमरी का मान कितना दिया था, देखो V प्राइमरी मान भी 220 वोल्ट दिया, 220 वोल्ट, इसका मान कितना होगा 220। अब देखिए ये 22 का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, I प्राइमरी इक्वल टू हो जाएगा 22 गुणे 22 अपान 220 इंटू 200, इतना है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए 22 एक का 22, 22 धाम में 220, 22 एक का 22 और 22 धाम में 200, इसका गुणा कर देंगे तो आपका देखिए I प्राइमरी आ गया कितना, 1/100, या आप लिख सकते हो 10 घाते -2 एम। ठीक है, आपका हो गया I प्राइमरी का। तो I प्राइमरी मान कितना है
0.1, या इसी को देखिए अगर आप चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आइक्राउंड लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, क्या लिख सकते हैं 10 मिली। तो ये आपका क्या था, सिंपल सा धारा का मान जिसमें पूछा था आपका आई प्राइमरी। समझ आ गया आपको। तो इसी प्रकार आपको देखिए समझना है कि चीजें किस प्रकार सॉल्व होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बस अगर फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से भी वोल्ट तक त्वरित किया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन से बन दे बरावरी तरंग का व्यंजक। तो अब आपको क्या करना है, दे बरावरी तरंग का व्यंजक याद करना है। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन के पास हो और उसको भी वोल्ट से अगर त्वरित किया जाए तो इसका भी आपने इस तरीके का सवाल पीछे किया था, जस्ट वही सवाल यहाँ पर फिर है, थोड़ा सा दूसरे मायने पूछा। अच्छा अभी बताओ दे बरावरी तरंग होता है, तो जो आपका दे बरावरी तरंग होता है, दे ब्रॉगली तरंग तरंग, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है लेम्डा बराबर 1/p, यानी यह संवेग के क्या होता है, p स्क्वायर पार्टी के बराबर। तो अब ये बताओ आप संवेग बराबर जानते हो, किसी कण के लिए अब लिखोगे तो होता है 1/m, यानी संवेग बराबर क्या होता है, m होता है। अब एक चीज आप याद रखो, जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है m भी, और संवेग का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध होता है √2m के, ये संबंध होता है किसके, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच। तो आप ये बताओ, ये आपको पहले बताओ ये संबंध पता है कि नहीं, ये संबंध पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो, आपको ये पता होना चाहिए था, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप देख लो, अभी समय है, ताकि बाद में ना हो नहीं हम नहीं देखें, देखो हो जाएगा। अच्छा अभी होता है संवेग का सूत्र क्या होता है, P होता है m, जबकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा सूत्र होता है हाफ m v स्क्वायर, गतिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो देखो यहाँ सब सिंपली क्या करो, v का मान निकालो, अगर v का मान यहाँ से निकालोगे तो देखो v का क्या आएगा, अब m को जब पछाने का तो क्या हो जाएगा, p अपन हो जाएगा। अब यही v का मान उठाकर इस संख्या में, तो अगर इस संख्या में रखोगे देखो क्या होगा आपका, यहाँ सबका हो जाएगा a e बराबर 1/2 m इंटू v के साथ क्या रखोगे आप, p/m, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हो गया, देखिए क्या ले सकते हैं आप, के ई बराबर लिख सकते हैं 1/2 m इंटू पी स्क्वायर अपान हो जाएगा m स्क्वायर, ये होगा। देखिए ये होल स्क्वायर था तो p का और m को दोनों का स्क्वायर हो जाए, देखिए एक m से आपका एक m कट जाए, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा के ई बराबर 1/2 इंटू पी स्क्वायर अपान, ये बचेगा पी स्क्वायर अपान m बचा। अब देखो यहाँ से अगर आप क्या कर सकते हो, ये अगर यहाँ से आप क्या करोगे, m को पछाना कर दो, 2 को इधर, तो देखिए अगर इन दोनों से पछाना तो क्या हो जाएगा, 2m के ई बराबर हो जाएगा किसके, पी स्क्वायर, किसका हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, पी स्क्वायर को पछाना करोगे तब तक पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर जाएगा √2m के, पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2m के। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, पी बराबर √2m के, तो देखो ये आपका संबंध आ गया किसके किसके बीच, गति ऊर्जा और संवेग। तो यही आपको यहाँ पर लिखे, देखिए पी बराबर √2m के, ये संबंध था। अब देखिए यहाँ से अगर आप पी बराबर क्या लिख सकते हैं, √2m के लिख सकते हैं, नहीं तो डी बराबर करने हैं लेम्डा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/√2m के, इतना लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। अब देखिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन आपको हम बताया था, जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर थी, जो आपकी गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा यानी के ई, ये आपका बराबर होता है किसके, v इंटू क्यू के। अब यहाँ पे क्यू आपका देखिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको आवेश क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर आप v क्यू के साथ क्या लिख सकते हैं, v ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v ई लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर अगर आप लिख देंगे तो आपका जो लेम्डा मान होगा, लेम्डा हो जाएगा 1/√2m v ई, यही आपका तरंगदैर्घ्य। और परीक्षा से पूछा गया था दे वाले तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर भी वेग से आप प्रेरित कर देते हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 2m v इंटू ई, ये आपका सूत्र होता है। अगर इन्हीं आप इनका सभी का मान आप क्या कर दो, मान रख दो। देखो अगर आप मान रखोगे तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, देखिए
लेमडा बराबर 1/2 अंडर रूट एफ, इसका मान क्या है 2 इंटू यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, मतलब मान क्या होता है 1.9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 901 और गुणे। देखिए यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 106 गुणे 10 घाते माइनस 19 और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। अगर इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ये आपका पूरा आएगा 12.27 बटा अंडर रूट थ्री एंगस्ट्रॉम। किसमें आएगा एंगस्ट्रॉम। तो यही आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरंग का सूत्र होता है 1202 अंडर रूट थ्री एंगस्ट्रॉम में। तो इसको आप याद रख सकते। तो ये आपका सिंपल सा था, इसको आपको याद रखना है और इससे अगर सवाल आएगा तो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने आए थे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हाँ अभी और क्वेश्चन है, चलिए अभी दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्या कहा, समभारी तथा समस्थानिकों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण देते। तो समभारी क्या होता है, समभारी, ठीक है, समभारी क्या होता है, ठीक है, वे तत्व जिनका भार, देखिए इसके नाम से स्पष्ट होता है, सम मतलब होता है समान और भारी मतलब भार, यानी वे तत्व जिनका भार क्या हो समान। तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हो वे तत्व जिनका भार क्या होता है, भार मतलब यहाँ पर आपका है परमाणु भार, क्या परमाणु भार समान, परमाणु भार क्या हो समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग हो, अलग हो क्या होते हैं समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं को वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है समभारिक कहलाते हैं। इसका जस्ट उल्टा आपको क्या होगा समस्थानिक। अब समस्थानिक में देखिए क्या होगा, अच्छा इसका एग्जांपल पूछा है, इसका एग्जांपल देख लो, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका भार समान, देखो 6C13, अच्छा 6C14 और 7, 9, 14, देखिए इसका परमाणु क्या है 6, 7, इसका 14 और इसका भी 14, तीन का समान है। फिर आपका आता है देखिए पोटेशियम 29, 40 और कैल्शियम 20, 40। तो कैल्शियम और पोटेशियम का होता है 39, लेकिन एक ऐसा तत्व होता है इसका समस्थानिक होता है, किसका अभी आपको समस्थानिक बता देंगे, पोटेशियम समस्थानिक जिसका परमाणु भार 40 होता है। तो यहाँ देखिए इनका इसका भी परमाणु भार 40, का परमाणु भार क्या है 40। तो ये क्या है उदाहरण है किसके समभारी। अब हम देख लेते हैं क्या समस्थानिक। समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होता है, देखिए समस्थानिक में अब इसको शॉर्टली समझ लीजिए, यही लिखना है आपको। देखिए इसमें क्या हो गया, जो आपके परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होंगे ये समान, परमाणु क्रमांक कैसे होंगे समान होंगे, जबकि आपका जो परमाणु भार, परमाणु भार वो क्या होगा अलग। अगर परमाणु भार अलग है और परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका 1s1, 1s2, 1s3, ये आपका क्या है हाइड्रोजन के समस्थानिक, किसके समस्थानिक है हाइड्रोजन। इसी प्रकार देखिए आप होता है 8O16, 8O17 और 8O18, ये आपके किसके हैं ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो इनमें देखिए इनका परमाणु क्रमांक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, लेकिन परमाणु भार 1, 2, 3 है, ऐसे यहाँ पे इसका परमाणु भार 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, क्योंकि यहाँ पर 16, 17 और 18, तो परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग। तो इस प्रकार आपका समभारिक और समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक अगर समस्थानिक बोल दे तो उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग, और समभारिक बोल दे तो उनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग। तो ये आपके समभारिक और समस्थानिक। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है
1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी प्रतिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ी है जिनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो कह रहा परिपथ का प्रतिघात यक्स, प्रतिबाधा जेड तथा प्रतिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात। अब इसको हम सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले किसका इसका मान दिया उसको लिख लो। आपको सबसे पहले दिया है आर का मान कितना 1 ओम, फिर प्रेरकत्व यल का मान दिया कितना 0.01 हेनरी, फिर क्या परिपथ 220 का बोल रहे हैं, ई का मान आपको दिया कितना 200 वोल्ट, फिर क्या लाइन जुड़ी इसकी आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी मान दिया कितना 50 हर्ट्ज। अब हमसे पूछा क्या है परिपथ की प्रतिघात। प्रतिघात आपका कौन सा देखिए यहाँ पर क्या यल है, यल है तो प्रतिघात आपका क्या पूछ रहा है यक्स यल पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है प्रतिबाधा जेड पूछ रहा है, और फिर क्या पूछ रहा है धारा, ये 3 से पूछ रहा है। तो जल्दी इसको सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल अगर आप निकालेंगे तो एक्सेल का सूत्र क्या होता है यक्स यल, तो एक्सेल का सूत्र क्या होता है एक्सेल का सूत्र होता है आपका ओमेगा इंटू यल। अब ओमेगा मान नहीं दिया तो ओमेगा वाला क्या होता है आपका होता है 2 पाई एफ इंटू यल। तो इस सूत्र में आप रख सकते हैं। तो एक्सेल मान देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सेल बराबर ठीक है 2 इंटू पाई मान 3.14 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी मान क्या दिया है देखिए आपको दिया 50, तो कितना रखेंगे 50 इंटू यल, यल का मान कितना दिया 0.01। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आएगा एक्सेल बराबर देखो यहाँ पर आपका है 50 और यहाँ पर है 2, 50 गुना कितना हो जाएगा 100 इंटू 3.14 इंटू 0.01। देखिए अगर 100 गुणा आप 0.01 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुणा इसमें करेंगे तो आपका जो एक्सेल का मान आएगा वो कितना आएगा 3.14। तो श्रेणी प्रतिघात मान कितना आएगा 3.14। अब इसको बाद आपका क्या आता है, अच्छा देखिए इसको अगर आप पाई का मान यहाँ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर पाई का मान ही आता है। आप इसको चाहो तो आगे लिख सकते हो क्या पाई ओम, क्योंकि देखो पाई मान 3.14 रखे थे और लास्ट में आपको 3.14 तो उसको पाई ले सकते हो, तो पाई ही आया, पाई का मान ही। अब दूसरा आपके पास क्या है जेड, क्या निकालना है जेड। तो देखिए जेड का सूत्र क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये सूत्र होगा किसका जेड का। अब अगर यहाँ से जेड का मान रखेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट आर, आर मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल। अब देखिए एक्सएल का मान आप बोलिए तो 3.14 का पाई रखो, तो चलो पाई रख देते हैं पाई का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए जेड बराबर क्या आएगा जेड बराबर आपका आएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर मान कितना होता है पाई स्क्वायर मान आपका होता है 10, ठीक है पाई स्क्वायर मान लगभग 10 कितना होता है 10, और ये किसमें होगा अंडर रूट में। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जेड बराबर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 11 होगा किसमें अंडर रूट में। तो आपका जेड का मान कितना आएगा अंडर रूट 11 ओम, या इसको अगर आप अंडर से बाहर निकालें तो जेड मान आएगा 3.3, कितना आएगा 3.3 ओम। ये आपको हो गया प्रतिबाधा का मान। अब इसके बाद देखिए आपको अगला से पूछा क्या धारक मान, धारक मान जल्दी निकाल देते हैं। जो धारा का मान क्या होगा देखिए धारा का क्या होगा आई, और आई बराबर क्या होगा v बटे जेड, v बटे जेड। तो यहाँ से अगर आप आई मान निकालेंगे तो क्या होगा आई बराबर होगा आपका v का मान कितना दिया है देखो v का मान आपको दिया है 200, कितना दिया है 200, अगर 200 बोल दिया तो यहाँ क्या लिखोगे आप v 200 अपान जेड का मान कितना है देखो 303 है ये अंडर रूट 11, तो यहाँ क्या लिखोगे 3.3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा आ जाएगा, इसमें आप भाग दे दो तो आपका हो जाएगा देखो 220 वोल्ट है, और अगर इस बटे हो जाएगा 35, इससे भाग दे दो देखो अगर भाग दोगे कितना है 11 गुना 22 11 तिया 33 और डबल 0। तो आपका आई बराबर या तो डायरेक्ट कितना 200/3 या फिर भाग दे दो तो 3 छक्का 18 फिर 3 छक्का 18 6 7 इतना एम। तो ये आपका आ गया किसका आई का। तो ये आपका क्या था आई का मान था, और पूछा गया था आपसे देखिए पूछा गया था प्रतिबाधा एक्स का मान पूछा था जेड का मान पूछा था आई का। तो हमने यहाँ पर एक्सएल का मान निकाल दिया, यहाँ पर जेड का मान निकाल दिया, और यहाँ पर फिर आपका आई का मान, तो टोटल आपका मान निकल गया। समझ आ गया। तो ये आपके थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।